and welcome to my channel Biology Center. In this video, I will try to explain movement across plasma membrane. सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन में क्या होता है, जो मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं फ्रॉम एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। जैसे कि इधर नज़र आ रहा है, ये ब्लू कलर में मॉलिक्यूल्स हैं और ये मूव करेंगे हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। जैसे कि अगर हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं तो लंग्स के अंदर ऑक्सीजन की क्वांटिटी क्या हो जाती है, हाई हो जाती है। ये ऑक्सीजन मूव करती है फ्रॉम एल्वेलाई इनटू द ब्लड स्ट्रीम। इसको मूव करने के लिए, ऑक्सीजन को मूव करने के लिए किसी तरह की फैसिलिटेशन नहीं चाहिए होती और ये सिंपली डिफ्यूज़ करती है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। नेक्स्ट है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ये जो डिफ्यूजन है, इसमें मॉलिक्यूल्स सिंपली डिफ्यूज़ नहीं कर सकते फॉस्फोलिपिड बाइलेयर से, बल्कि वो बाइंड करते हैं सबसे पहले कैरियर प्रोटीन के साथ। कैरियर प्रोटीन से बाइंड करने के बाद वो मूव करते हैं सेल के अंदर। मूवमेंट थ्रू प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। प्रोटीन के ज़रिए मॉलिक्यूल्स की जो मूवमेंट है उसे कहते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। इसमें भी क्या होता है, मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, लेकिन विद द हेल्प ऑफ कैरियर प्रोटीन। ये कैरियर प्रोटीन है क्योंकि ये कैरी करती हैं मॉलिक्यूल को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने के लिए। ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में क्या होता है, जो वाटर है वो मूव करता है थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब ये मूव कैसे करेगा, फ्रॉम एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट टू द एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट। यहाँ पर मेन चीज़ याद रखने वाली क्या है, सोल्यूट की कंसंट्रेशन। जहाँ पर क्या था, सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा थी, इसलिए मैं रेड कलर ज़्यादा कर रही हूँ। और इधर क्या है, सोल्यूट की कंसंट्रेशन कम है। जैसे कि इधर नज़र आ रहे हैं, सिर्फ थोड़े से डॉट हैं ये ब्लू कलर में, ये सोल्यूट है और सोल्यूट जो है इस एरिया में ज़्यादा है। तो पानी क्या करेगा, मूव करेगा यहाँ से यहाँ की तरफ, फ्रॉम एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट टू एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट। जब टाइम गुजरेगा तो क्या होगा, इस साइड से सारा पानी चला जाएगा इस साइड की तरफ और ये जो साइड है वो हाई हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर पानी ज़्यादा आ चुका होगा। वाटर मूव किया है थ्रू selectively permeable membrane from area of lower concentration of solute to area of higher concentration of solute। अब देखते हैं सेल्स में क्या होता है। सेल्स में अगर जितना बाहर सोल्यूट की कंसंट्रेशन है उतनी ही सोल्यूट की कंसंट्रेशन सेल के अंदर हो तो सेल क्या होता है, नॉर्मल रहता है। ये रेड ब्लड सेल्स हैं और ये नॉर्मल रेड ब्लड सेल है। लेकिन यहाँ तो सोल्यूट की कंसंट्रेशन बाहर हाई हो जाए या फिर बाहर लो हो जाए तो क्या होता है, नॉर्मल सेल नहीं रहता। पहले देख लेते हैं, अगर सोल्यूट की कंसंट्रेशन हाई हो जाए जैसे कि हाइपरटोनिक, हाइपर से याद रख लें हाई कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट। इधर क्या होगी, बाहर ये बेकर है उसमें हमने सेल रखा हुआ है और जो बेकर में सोल्यूशन है वो उसमें ज़्यादा सोल्यूट है, इसलिए इस सोल्यूशन को कहेंगे हाइपरटोनिक सोल्यूशन। ये जो सोल्यूशन है क्योंकि इसमें सोल्यूट ज़्यादा है
और सेल के अंदर सल्यूट कम है, सेल के अंदर सल्यूट कम है, लेकिन ये जो बाहर सॉल्यूशन है उसमें सल्यूट ज़्यादा है। तो मैंने पहले ही बताया था जहाँ पर सल्यूट ज़्यादा होंगे पानी उधर मूव करेगा। इस वजह से ये जो सेल है इसमें से सारा पानी बाहर निकल जाएगा और ये सेल क्या हो जाएगा, श्रंक हो जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखें, अगर बाहर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, ये जो बाहर सॉल्यूशन है इस सॉल्यूशन में सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम है, इसलिए एरो का मैंने नीचे की तरफ मूव किया। इसमें सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम है, लेकिन सेल के अंदर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन हाई है। तो क्या होगा, सेल क्या करता है, मूव करता है फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट टू हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। तो बाहर से सारा पानी क्या हो जाएगा, अंदर मूव करेगा। जब बाहर से सारा पानी सेल के अंदर मूव करेगा तो सेल स्वेल हो जाएगा, फूल जाएगा। ये था हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, जिसमें सॉल्यूशन में क्या था, बाहर सॉल्यूट ज़्यादा थे। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में सॉल्यूट बाहर कम है, इसमें सेल स्वेल हो जाता है और इसमें सेल श्रंक हो जाता है। नेक्स्ट है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन में क्या होता है, जो वाटर है, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ऑफ वाटर उसको यूज़ किया जाता है और मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल होती है फ्रॉम थ्रू ए सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। ये फोर्स्ड मूवमेंट होती है, जैसे कि जो किडनी होती है, किडनी के अंदर ग्लोमेरुलस बूमेन कैप्सूल होता है, उसमें जो भी फिल्ट्रेट आता है वो किसके ज़रिए आता है, फिल्ट्रेशन के ज़रिए। ब्लड में जितना भी वाटर एक्स्ट्रा होता है या सॉल्यूट जितना भी एक्स्ट्रा होता है वो मूव किया जाता है इनटू द बूमेन कैप्सूल विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर क्या होता है, जो प्रेशर वाटर की वजह से जनरेट हुआ है वो कहलाता है हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। नेक्स्ट है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, इसके नाम से ही है एक्टिव, यानी इसमें एटीपी एनर्जी यूज होगी। जिस तरह अगर वाटर के मॉलिक्यूल को ऊपर से नीचे की तरफ लाना हो तो इसमें हमें एनर्जी प्रोवाइड करनी नहीं पड़ती, लेकिन अगर इसी वाटर मॉलिक्यूल को नीचे से हमें ऊपर लेके जाना हो तो हमें क्या प्रोवाइड करनी पड़ती है, एनर्जी। ये जो एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है इसको कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, मॉलिक्यूल मूव करते हैं फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। ये ऑपोजिट है डिफ्यूजन के। इसमें लोअर कंसंट्रेशन से मूवमेंट होगी हायर कंसंट्रेशन की तरफ। कंपेरेंस ऑफ एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट। जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है, जैसा कि इधर नज़र आ रहा है, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। इसमें क्या होती है, एटीपी एनर्जी यूज़ होती है और मूवमेंट होती है फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। इधर देखिए पहले ही हाई कंसंट्रेशन थी लेकिन, और इधर लो थी, लेकिन ये जो लो वाले थे इनको भी अंदर मूव करा लिया गया। लेकिन ये जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है इसमें ऑपोजिट होता है। इसमें मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं फ्रॉम हाई टू लो। बाहर ज़्यादा थे तो अंदर मूव कर गए, बाहर ज़्यादा है ये मूव कर गए अंदर की तरफ। इधर भी बाहर ज़्यादा है तो ये मूव कर गए हैं सेल के अंदर। सिंपल डिफ्यूजन में सिंपली वो डिफ्यूज़ कर देते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, लेकिन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में यूज़ होती है कैरियर प्रोटीन।
कैरियर प्रोटीन की मदद से मूव होते हैं सेल के अंदर, लेकिन फ्रॉम एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, ज़्यादा से कम की तरफ, और इधर कम से ज़्यादा की तरफ। इधर ऑपोजिट फ्लो है, ऑपोजिट फ्लो करना है तो क्या करनी पड़ेगी, एनर्जी इस्तेमाल करनी पड़ेगी। नेक्स्ट है एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस इज कॉल्ड बल्क मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स बाय द मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन। अब मॉलिक्यूल्स तीन तरह के हो सकते हैं। पहले नंबर पे है पाइनोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस एंड रिसेप्टर मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस। पाइनोसाइटोसिस में क्या होता है, जो वाटर मॉलिक्यूल है या कोई भी फ्लूइड है, एक्स्ट्रा सेलुलर है, बाहर अगर एक्स्ट्रा सेलुलर में फ्लूइड है तो उस फ्लूइड को सेल के अंदर मूव किया जाता है। फैगोसाइटोसिस में सॉलिड मॉलिक्यूल को मूव इन किया जाता है, और रिसेप्टर मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस में ऐसे मॉलिक्यूल्स को अंदर आने की इजाज़त दी जाती है जो रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं पाइनोसाइटोसिस। देखिए इधर पाइनोसाइटोसिस में क्या है, ये फ्लूइड मॉलिक्यूल्स है। इन फ्लूइड मॉलिक्यूल्स को इधर पहले किया गया, मेम्ब्रेन इन्वेजिनेट हुई है, और ये जो इन्वेजिनेट हुई है फिर ये इसके इन्वेजिनेटेड हिस्से आपस में मिल गए और इन्होंने बना दिया है एक वैक्यूल, वेजिकल। इन्होंने एक वेजिकल बनाया है। फ्लूइड मॉलिक्यूल्स पाइनोसाइटोसिस यानी पाइनोसाइटोसिस में फ्लूइड मूव करता है इनटू द सेल बाय द मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन और एक वेजिकल बना देता है। ये जो है फैगोसाइटोसिस, इसमें सॉलिड मॉलिक्यूल्स को सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट किया जाता है। इसी तरीके से तरीका सेम है, लेकिन इधर सॉलिड मॉलिक्यूल्स को मूव इन किया जाता है और इधर फ्लूइड मॉलिक्यूल्स को सेल के अंदर भेजा जाता है। फैगोसोम बनता है जब सॉलिड पार्टिकल सेल के अंदर मूव करता है और एक वेजिकल बनाता है तो उसको कहते हैं फैगोसोम। रिसेप्टर मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस। रिसेप्टर मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस में वही मॉलिक्यूल सिर्फ इन हो सकते हैं जो कि रिसेप्टर साइट के साथ अटैच होंगे। ये स्पेशल रिसेप्टर साइट के साथ अटैच होते हैं, जैसे कि ये ब्लू कलर में मॉलिक्यूल्स हैं और ये मॉलिक्यूल्स अटैच होंगे रिसेप्टर्स के साथ। ये फिर मेम्ब्रेन इन्वेजिनेट होगी और बनाएगी एक वेजिकल। जैसे ये बॉक्सेस हैं तो ये अटैच नहीं हो सकते, तो ना ही ये अंदर मूव कर सकते हैं। ये स्पेशल टाइप ऑफ एंडोसाइटोसिस है। इसमें सिर्फ कुछ ही मॉलिक्यूल्स को अंदर आने की इजाज़त दी जाती है जो कि सिर्फ रिसेप्टर के साथ बाइंडिंग करने की सलाहियत रखते हैं। ये एक दूसरी पिक है रिसेप्टर मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस की। इसमें क्या होगा, एक मॉलिक्यूल है जो कि बाइंड करेगा इधर रिसेप्टर के साथ। रिसेप्टर के साथ बाइंड करने के बाद मेम्ब्रेन इन्वेजिनेट होगी और फिर एंडोसोम बनेगा, यानी एक वेजिकल बनेगा। ये वेजिकल क्या करेगा, सेल के अंदर इस्तेमाल होगा। एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस में ऑपोजिट होता है। इसमें जो वेजिकल्स बने होते हैं उनको बाहर की तरफ, उनमें जो फ्लूइड है उसको बाहर की तरफ मूव किया जाता है। इसमें क्या होता है, ये फ्लूइड को वेजिकल के अंदर हमने पैक किया पहले और फिर वो वेजिकल डिफ्यूज़ किया प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ और इसमें जो पार्टिकल्स थे वो सारे बाहर की तरफ डिफ्यूज़ कर गए। इस तरह मेम्ब्रेन ऐड होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ। थैंक यू सो मच।